कुलॉम्स लॉ, कुलॉम्स लॉ। यस, फ्रेंच आर्मी में ये कोई कर्नल थे, दैट इज चार्ल्स ऑगस्टिन डी कुलॉम, उनके नाम पे ये नियम है, उन्होंने दिया है। और यूनिवर्सल मतलब फंडामेंटल फोर्स है, ये भी एक तरह की, इसको कुलाम बल भी कहते हैं, कुलाम फोर्स भी कहते हैं, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। और जो आप क्लास 11 में ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ करके आए हो उसके तरह ही ये होता है, लेकिन वो जो 11 में था वो दो मासेस के बीच में लगता था, और यहाँ पे जो 12th में है वो आपके चार्जेस के बीच में लगता है। तो आइए देखते हैं इसके अंतर्गत क्या होता है। यस, यहाँ पे मेरे पास कोई चार्ज है Q1, यहाँ पे मेरे पास कोई चार्ज है Q2, और आज इन दोनों के बीच की जो 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 डिस्टेंस है उसको मैं कह रहा हूं R। तो आपका कुलॉम का नियम ये कहता है कि इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाले बल का मान F का मान प्रोपोर्शनल होता है किसके, Q1 और Q2 के गुणनफल के, और F जो है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। ठीक है, मतलब दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उन दोनों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो इस तरीके से आपका कुलॉम का नियम हमारे सामने आता है। और जब इन सब चीजों को एक साथ में मर्ज करके लिखते हैं तो हमारे पास क्या बनता है कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। और अपन जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लगेगा। तो क्या कांस्टेंट लगेगा, तो F हैज टू बी इक्वल टू K हो गया, Q1 हो गया, Q2 हो गया r² हो गया। ठीक है, ये है आपका कुलॉम का नियम। ठीक है, ये फोर्स है। अब लगे हाथों और सब बातें कर ही लेते हैं। तो ये क्या है, K क्या है, तो K का मान होता है 1/4πε0 होता है, K इज इक्वल टू। अब ये ε0 क्या है, तो ε0 इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता होती है जिसको अपन ε0 कहते हैं। ε0 की वैल्यू कितनी होती है, तो यस ये सब कांस्टेंट, अगर आप फिजिक्स के क्यूरियस लर्नर हैं तो ये सब चीजें आपके मुंह जबानी होनी चाहिए कि 8.85 × 10⁻⁻12 क्या। तो इसके पीछे जो यूनिट लगेगी वो क्या लगेगी, वो आप यहां से निकाल के बताओ मेरे को। 4π कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका K है। ठीक है, मतलब यहाँ पे रख के ही देख लो आप। तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं यहाँ पे देखना व्यवस्थित तरीके से अपन लिखते हैं कि F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो ये ε0 जिस दिन यहाँ पे जाएगा तो ये फोर्स यहाँ पे आएगा। तो मुझे लग रहा है कि ε0 की जो यूनिट होगी वो यहाँ से Q1 Q2 के हिसाब से कुलॉम स्क्वायर बनेगी, नीचे एक मीटर स्क्वायर बनेगी, और ये फोर्स इसके साथ में आ रहा है तो एक आएगा इसके साथ में न्यूटन। ठीक है, तो कुलॉम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, इस तरीके से ये यूनिट बनती है आपके ε0 की। ठीक है, अच्छी बात है। तो सर इतना सारा अब वन मतलब इसका 4π का आने, इसका भी गुणा करेंगे, ये निकालेंगे, तो कोई शॉर्ट एक आंकड़ा ही बता दो आप K को कैलकुलेट करके। तो यस, बहुत सारे न्यूमेरिकल में काम आने वाला और सीधा यूज करने वाला ये फिगर है हमारे पास 9 × 10⁹, और इसकी यूनिट जो होती है वो आपके एप्सिलॉन से उल्टी होती है, मतलब न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कुलॉम स्क्वायर। ये आपका K होता है, और इस K की वैल्यू के साथ में कई सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सॉल्व होते हैं। ठीक है, अच्छा, कुलॉम लॉ में आपके इसका वेक्टर फॉर्म जो है वो कई बार यूज होता है। तो इसके साथ में अपन r कैप लगा दे या r2 - r1, इस तरीके से लगता है। तो मतलब आपके वेक्टर नोटेशन में जब अपन यूज करते हैं तो फोर्स जो होती है वो कहां से कहां को, Q1 Q2 पे जो लगा रहा है उसको F12 बोलते हैं, लेकिन Q2 Q1 पे जो लगा रहा है उसको F21 बोलते हैं। वो होती कितनी है, F12 के बराबर ही होती है, लेकिन फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी, तो इसलिए यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आता है। तो यहाँ पे इस तरीके से अपन जो है वो कुलाम नियम के वेक्टर फॉर्म को भी देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कुलॉम लॉ में यहाँ पे कोई दिक्कत होगी नहीं।
यहाँ पे एक और स्पेशल केस को अपन डिस्कस करेंगे कि ये जो दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है जिसको अपन ने कैलकुलेट किया, तो आज अपन ने क्या माना है कि यहाँ पे बीच में जो है ना, दोनों चार्जेस के बीच में ये फ्री स्पेस है, ठीक है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि दोनों चार्जेस के बीच में कोई मीडियम रखे अपन, मान लिया मैंने ऑयल रख दिया, ग्लिसरीन रख लिया, या माइका की शीट रख दी, कुछ भी रख सकते हैं अपन, अलग अलग इसकी परमिटिविटी हो सकती है। तो उस दिन आपका जो फोर्स है वो क्या लगेगा और उसके ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में अपन देखते हैं। तो यस, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर जो चीज हो रही है, उसके अंदर ये जो एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, उसकी जगह पे आपके लगने वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन M, मतलब मीडियम की परमिटिविटी आने वाली है आज। मतलब आपने जो भी मीडियम बीच में रखा है, पानी है, हवा है, या ग्लिसरीन रखा है, या माइका रखा है, जो भी रखा है उसका एप्सिलॉन नॉट आएगा, सॉरी एप्सिलॉन मीडियम आएगा, और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ये एज इट इज रहता है, ठीक है। लेट मी इंट्रोड्यूस वन अनदर क्वांटिटी दैट इज एप्सिलॉन R, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, तो ये एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, यस। मतलब फ्री स्पेस के कंपैरिजन में मीडियम की परमिटिविटी कितनी है, इस एक क्वांटिटी बनती है, ये फिगर बनता है, इसको अपन एप्सिलॉन R कहते हैं। तो मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि एप्सिलॉन M को अपन एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये एक्सप्रेशन क्या होने वाला है, 1/4 पाई होगा, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट होगा और एप्सिलॉन R होगा, और Q1 होगा, Q2 होगा अपॉन R स्क्वायर होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो अब मुझे ये बताओ कि इस पूरी चीज को अपन क्या लिख सकते हैं। ये तो आपका नॉर्मल जो F नॉट कह ले अपन, मतलब फ्री स्पेस में जो फोर्स लग रहा था वो वाला है। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि F मीडियम इज इक्वल टू F फ्री स्पेस अपॉन एप्सिलॉन R। ये बड़े काम की चीज है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको अच्छे से आपको याद रखना है। इसके अंतर्गत क्या हो रहा है कि अगर कोई मीडियम लगा दिया अपन ने फ्री स्पेस की जगह पे, तो वो जो भी फोर्स, कूलॉम फोर्स फील कर रहे थे चार्जेस, वो आपके ये परमिटिविटी उसकी आ जाने के कारण जो है वो फोर्स जो है वो आज कम होगा, ठीक है। इस पे अपन एक न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं कि जैसे मेरे पास ये चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस हैं, ये Q1 है, Q2 है, इसके बीच में आज फोर्स जो है वो मान लिया 18 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। बार बार ये एग्जांपल मैं बताता रहता हूं ताकि आपको समझ में आए। अब आज फ्री स्पेस है, और फिर मैंने क्या रख दिया कि कोई मैंने मीडियम रख दिया, मान लो मैंने रख दिया माइका की शीट रख दी, तो आज जो है वो फोर्स जो है वो कितना होगा, कूलॉम फोर्स कितना होगा। तो हमें याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि एप्सिलॉन R माइका का कितना होता है, ये होता है 6, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो आप सीधा से ये फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो कि F माइका हैज टू बी इक्वल टू F एयर या फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो ये फ्री स्पेस में कितना लग रहा था, 18 न्यूटन डिवाइडेड बाय 6, तो मुझे लग रहा है कि ये कोई 3 न्यूटन बल जो है वो काम करने वाला है। तो मैं आपको बताऊं कि इस फ्री स्पेस की जगह पे अपन ने जब कोई मीडियम रखा तो इसकी फोर्स जो है वो कम हो गई, जो 18 थी वो आज 3 हो गई। तो ये बात आपको याद रखनी है कि फ्री स्पेस की जगह पे अगर कोई मीडियम अपन यूज करेंगे तो लगने वाले कूलॉम बल का मान कम और कम से कम होता जाएगा, जैसे जैसे मीडियम की परमिटिविटी या रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। अच्छी बात है, उम्मीद करता हूं कूलॉम का नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है।